हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। आज जो आपका पेपर था ये था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन एजमेंट एक्ट एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। तो आप लोग अपना जो पेपर है उसको मिला लीजिएगा। राइट आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एलएलबी का सेकंड सेमेस्टर की सारी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपका जो वो लास्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके भी आपको 5 से लेके 9 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उतना ही अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर 100% सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के तहत अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति का अर्थ है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दस्तावेज में किसको अनप्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, स्थावर संपत्ति का विक्रय पत्र। नेक्स्ट है, समाश्रित हित को परिभाषित किया गया है धारा 21 में। निहित हित को परिभाषित किया गया धारा 19 में। शाश्वत के विरुद्ध नियम प्रदान किया जाता है धारा 14 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है तो स्वेच्छा से कार्य के द्वारा और एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरण। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्न के अंतरण के लिए प्रावधान करता है। तो चल और अचल संपत्ति दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। धारा 3 में परिभाषित नोटिस या सूचना का अर्थ है वास्तविक और प्रलक्षित सूचना। अचल संपत्ति को परिभाषित किया जाता है धारा 3 के अंतर्गत। एक लकड़ी का पेड़ है, पेड़ नहीं बोला है, पेड़ बोला होता तो अचल संपत्ति होती। ठीक है, एक लकड़ी का पेड़ है, उसे काट भी सकते हैं। ठीक है, अलग रखा हुआ पेड़ भी हो सकता है, इसमें घुमाया गया है। ठीक है, तो ये चल संपत्ति हो जाएगा। अगर यहाँ पे पेड़ दे देता, ओनली पेड़, तो वो अचल संपत्ति हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियोज्य दावों के अंतरण का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका राइट आंसर होगा धारा 130। निम्न में से कौन सी धारा दुर्भर दान को परिभाषित करती है। राइट आंसर हो जाएगा 127। दान प्रत्यसंहृत किया जा सकेगा। दाता और अदाता के मध्य करार द्वारा, जिसमें लिखा हो कि किसी ऐसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं है, दान प्रत्यसंहृत किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, स्थावर संपत्ति को दान के माध्यम से अंतरण प्रभावी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाता द्वारा या उसके ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा। जहाँ की प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है वह बंधक प्रभावी होगा बंधककर्ता द्वारा हस्तलिखित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा। नेक्स्ट है, डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद की बंधककर्ता मोचन कराने के अधिकार से अत्यधिक रूप से विवर्जित होगा कहलाता है पूर्वबंध वाद। निम्न में से धारा 91 के अंतर्गत कौन व्यक्ति बंधक के मोचन के लिए वाद ला सकेंगे। 17 का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 18 है, निम्न में से किस धारा में प्रतिभूतियों के क्रम बंधन के बारे में प्रावधान है। धारा 81 हो जाएगा राइट आंसर। रिसीवर को नियुक्ति के संदर्भ में कौन सी धारा संदर्भित है। राइट आंसर हो जाएगा 69A या 69 का। कृषि उद्देश्यों के लिए स्थावर संपत्ति के पट्टे के बारे में समझा जाएगा वर्षानुवर्षी। भार के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा भार निर्मित करने के लिए कब्जे का परिधान आवश्यक है, ये राइट हो जाएगा। निम्न में से कब पट्टे का पर्यवसान हो सकता है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को कहा जाता है। तो सामयिक बंधक हो जाएगा राइट आंसर। मोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है।
तो उपरोक्त में से किसी भी एक प्रकार से। पट्टे का प्रतिफल है प्रीमियम या किराया, दोनों। संपत्ति का अंतर्ति को जाना जाता है बंधक ग्रहित के नाम से। न्यायोचित सूचना का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में लागू नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 100। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अपसन किस प्रकार होगा? तो लिखित सूचना के द्वारा होगा। नेक्स्ट है पट्टा में क्या अंतरित किया जाता है? तो हित का अंतरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी भी पैसे के भुगतान के लिए सुरक्षा है बंधक। यदि अदाता पत्र ग्रहण से पूर्व मर जाता है तो धारा 122 के अंतर्गत दान शून्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में धन के आदान प्रदान को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 121। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन धारा 35 के अंतर्गत निर्वाचन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं? इसका भी देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित है प्रोभाव्य शर्त की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 36 है। अब आपको जमीन का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील चले। पट्टा क्या है? शून्य है, शून्य होगा। धारा 53A के अंतर्गत भागिक पालनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। कथन होगा ये सत्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 स्वैच्छिक हस्तांतरण पर लागू होती है और निम्न पर लागू नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा न्यायालयी बिक्री। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 विबंधन का वैधानिक प्रयोग है। यह कथन सही है। धारा 52 के अंतर्गत लिस पेंडेंस का सिद्धांत। उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। अजन्मा व्यक्ति हस्तांतरण के द्वारा अपने जन्म पर निहित हित प्राप्त करता है, हालांकि वह जन्म के तुरंत बाद भोग का हकदार नहीं हो सकता। किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणीकरण करने वाला साक्षी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिखने वाले व्यक्ति को दस्तखत करते देखा हो। भूबद्ध से अभिप्रेत है भूमि में मूल्य और भूमि में सन्निहित, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संभाव्य अधिकार का उत्तराधिकार का अंतरण कैसा है? शून्य होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के आवश्यक तत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत केवल दावा का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 2 को किस नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा? तो मुस्लिम विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा खड़ी लकड़ी, बढ़ती फसल या घास। संपत्ति अंतरण अधिनियम को सहमति प्राप्त हुई 17 फरवरी 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1885 में किया गया। निम्न में से किस धारा में स्वामित्व की एकता में सुखाचार के निर्वापन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा 48। निम्न में से किस विधि द्वारा सुखाचार निर्वापित हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी धारा रूढ़िक सुखाचार का प्रावधान करती है? धारा 18 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सी धारा अधिष्ठायी संपत्ति, अनुसेवी संपत्ति, अधिष्ठायी स्वामी और अधिभोगी स्वामी को परिभाषित करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कौन सी भूमि अनुसेवी संपत्ति किसको कहते हैं? कौन सी भूमि अनुसेवी संपत्ति किसको कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वह भूमि जिस पर भार अधिरोपित है।
का एक खेत का स्वामी ख को खेत के आर पार रास्ते का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। का अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित करने के आशय से रास्ते के द्वार पर ताला लगा देता है। अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरित हो जाती है, रिवोक हो जाती है। अनुज्ञप्तियां कब अंतरणीय होंगी? सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में उपस्थित होने की अनुज्ञप्ति अंतरित की जा सकेगी। 59 है, अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहरित समझी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। अनुज्ञप्ति की परिभाषा भारतीय शोकाधिकार अधिनियम की किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 52। एक अनुज्ञप्ति क्या है? एक अनुज्ञप्ति संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति है। भारतीय शोकाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्रथागत शोकाधिकार है? तो एकांतता का और पूजा का अधिकार दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। भारतीय शोकाधिकार अधिनियम के अंतर्गत किन दशाओं में शोकाधिकार का अंत हो जाता है? 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय शोकाधिकार अधिनियम की कौन सी धारा चिर व्यवहार द्वारा आपत्ति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 15। भारतीय शोकाधिकार अधिनियम की धारा 13 परिभाषित करती है आवश्यकता जनित शोकाधिकार और प्रतिभाषित शोकाधिकार। भारतीय शोकाधिकार अधिनियम 1882 की अनुच्छेद 6 के अनुसार शोकाधिकार है स्थायी शोकाधिकार और सीमित शोकाधिकार दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। 67 है, शोकाधिकार के आवश्यक तत्व हैं, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सतत शोकाधिकार के उदाहरण है? तो प्रकाश और हवा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय शोकाधिकार अधिनियम की परिभाषा अधिनियम 1882 की किस धारा में दी गई? राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। भारतीय शोकाधिकार अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 1882। कौन सी धारा अंतरण के प्रभाव का प्रावधान करती है? धारा 8 हो जाएगा राइट आंसर। किस सूत्र में क्वी एप्रोबेट नॉन रिप्रोबेट दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 35। निम्न में से कौन सी धारा सशर्त अंतरण से संबंधित है? धारा 25। अधिनियम की धारा 17 में जब अंतरण संपत्ति से अर्जित आय के संचयन को निर्देश अंतरणकर्ता के जीवित रहते ही हो सकता है, ऐसा निर्देश अगर अंतरणकर्ता की जिंदगी के बाद के लिए रहता तो ये निर्देश शून्य होगा। ऐसा निर्देश शून्य होगा। अधिनियम के किस धारा में अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण का प्रावधान किया गया है? तो धारा 13 हो जाएगी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सी धारा कपटपूर्ण अंतरण को परिभाषित करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 53। संपत्ति अंतरण की धारा 96A किससे संबंधित है? तो स्वत्व विलेख जमा कराकर किए गए बंधक से। एक बार बंधक हमेशा बंधक का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 60। निम्न में से कौन समर्पण द्वारा पट्टा का पर्यवसान का आधार है? तो पट्टाधारी के समर्पण करने पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस प्रकार के बंधक में बंधककर्ता स्वयं को बंधक धन का संदाय करने के लिए आबद्ध करता है और संपत्ति को इस शर्त के साथ आत्यंतिक रूप से अंतरित करता है कि बंधकदार बंधककर्ता को संपत्ति प्रति अंतरित धन के संदाय करने पर कर देगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका अंग्रेजी बंधक। निम्न में से किस प्रकार के बंधक में स्थावर संपत्ति के कब्जे का अंतरण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका भोग बंधक। हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को प्रभावित किया जा सकता है मौखिक रूप से। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में स्वामित्व का अंतरण किया जाता है शर्त के तहत। क्वेश्चन नंबर 84 है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक क्या है? बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान निम्न में से किसको प्रभावित नहीं करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चल संपत्ति का विक्रय। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दान वर्तमान में विद्यमान संपत्ति और भावी संपत्ति दोनों का हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। धारा 54 के अंतर्गत विक्रय के आवश्यक तत्व हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। भावी संपत्ति दानी को दान की जा सकेगी। भावी संपत्ति से संबंधित दान कैसा होता है? शून्य होगा।
निम्न में से किस धारा में दान को परिभाषित किया गया? धारा 122 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, अचल संपत्ति का विक्रय के लिए एक अनुबंध संपत्ति में कोई हित पैदा नहीं करता है। एक व्यक्ति दान में बिना प्रतिफल के अपना स्वामित्व दूसरे को हस्तांतरित करता है। जब दो व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं और दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीज़ें केवल धन है, यह समव्यवहार कहलाता है एक्सचेंज यानी विनिमय का। 93 है, निम्न में से कौन सा हित अंतरणीय नहीं है? तो उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित अंतरणीय नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। विक्रय को परिभाषित किया गया है धारा 54 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत सुखाधिकार का अधिकार प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कथन बिल्कुल सत्य है। विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति का सिद्धांत किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 43। 97 है, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित धारा 41। सशर्त अंतरण में यदि पूर्ववर्ती शर्त अविद्यमान है तो यह होगा अंतरण को भी अमान्य करें। नेक्स्ट है संचयन का सिद्धांत, ये दिया गया है आपका धारा 17 में। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के तहत हस्तांतरण में शामिल है मौखिक हस्तांतरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।